तो बेटे नेक्स्ट इसके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस। तो सबसे पहले इनकी ना फीडिंग है। तो नाइडेरियन की दोनों तरह की बॉडी फॉर्म्स के अंदर, मतलब कि इसकी पॉलिप वाली फॉर्म के अंदर और इसकी मेड्यूसा वाली फॉर्म के अंदर एक ही तरह की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें देखिएगा सबसे पहले लेफ़्ट पॉलिप फॉर्म के अंदर ये जो एक यू शेप ट्यूब येलो कलर से दिखाई गई है, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रिमिटिव टाइप है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की पुरानी वाली टाइप है। इसको कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, SAC। सैक होती है बोरी या थैला, उसकी चूँकि एक ही ओपनिंग होती है, इसकी भी एक ही ओपनिंग होती है। तो यही माउथ का काम करती है, यही एनस का। दूसरी बॉडी फॉर्म के ऊपर आए जो जेलीफिश वाली बॉडी फॉर्म होती है, इसको मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं। तो इसका माउथ और एनस नीचे है और ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो इसके अंदर होता ये है कि जब ये किसी चीज़ को खा लेते हैं तो अपना माउथ बंद कर लेते हैं। इसी कैविटी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, चीज़ एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब कि यहाँ पे कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर ये अपना माउथ खोलते हैं, चूँकि ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी के फ़्लो के साथ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाती है। सिमिलर काम होता है जेलीफिशेस के अंदर। हाँ, इसके अंदर कुछ एनिमल जो कि पॉलिप फॉर्म के अंदर लेकिन ज़रा डेवलप्ड किस्म के ग्रुप्स हैं, और वो जो जेलीफिश फॉर्म के अंदर लेकिन ज़रा डेवलप्ड किस्म के हैं, मतलब अपने बाकी रिलेटिव्स की निस्बत ज़्यादा कम्प्लेक्स और एडवांस्ड है। उनके अंदर ये होता है कि उनकी ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये वाली है, इसके अंदर मिजेंट्रीज यानी कि मेम्ब्रेन्स के बने हुए पर्दे लगे होते हैं, जिससे एक कैविटी फर्दर छोटी छोटी कैविटीज़ के अंदर डिवाइडेड होती है, इसमें पार्टीशंस होती हैं। फिर ये होता है कि अगर एक कोई फूड सोर्स इनको मिल गया या कोई चीज़ इन्होंने खा ली, तो उसको एक कंपार्टमेंट के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं और अपना माउथ दोबारा से खोल लेते हैं कि इन केस इनको दोबारा से कोई चीज़ मिल जाए। तो इसी की हम बात कर रहे थे। ये सी एनीमोन होता है, इसी का ही रिलेटिव है, और ये पॉलिप फॉर्म के अंदर ही आता है, लेकिन ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसकी बॉडी वॉल भी मोटी होती है, इसके अंदर मिजेंट्रीज से सेप्टम यानी कि खाने बने होते हैं, और इसके टेंटिकल्स भी बहुत सारे और स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं। अच्छा, तो इसके कई गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, उनको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहा जाता है। तो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड को निकल लेते हैं, उसको फूड वैक्यूल्स में चेंज कर देते हैं, जहाँ पे फूड बाकी की डाइजेस्ट हो जाती है। तो इन सेल्स के अंदर सर्कुलरी ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, मतलब ये कि रिंग्स की शक्ल के अंदर लगे हुए प्रोटीन्स के बने हुए समझें कि रिंग्स होते हैं, जो कि मटेरियल्स को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर और बाहर ले जा सकते हैं। जिस तरह से कम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर पेरिस्टालसिस होता है, उसी तरह से इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भी वैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं। तो इसी तरह से ये फूड को अपने मतलब कि माउथ से बॉडी में निचली तरफ, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में निचली तरफ, और जब वो डाइजेस्ट हो जाती है तो अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आती है स्पोर्ट और लोकोमोशन। तो मेन सपोर्ट तो इनको पानी से मिलती है, क्योंकि पानी एक बायंट मीडियम है, ये उछाल की फोर्स प्रोवाइड करता है और बॉडी को सपोर्ट देता है। इनकी बॉडी में कोई भी सख्त किस्म का स्केल्टन नहीं होता है, इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन होता है, जो कि एक फ्लूइड फील्ड कैविटी की तरह से होता है। तो इसमें या तो पानी होता है या कोई और बॉडी फ्लूइड होता है, और ये अपनी बॉडी में मौजूद कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट यानी कि मसल फाइबर्स को यूज़ करके वेव लाइक मूवमेंट्स जनरेट करते हैं, जिससे फिर ये आगे मूव करते हैं। तो इसकी बॉडी वॉल के कुछ सेल्स होते हैं, उनको एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहा जाता है, ये भी मूवमेंट के अंदर यूज़ होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब एक पॉलिप अपने माउथ को बंद करता है तो ये पानी को बाहर जाने से रोकता है, और अपनी बॉडी के अंदर जो लंबाई के रुख वाले सेल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एक तरफ के सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरी तरफ के रिलैक्स करेगा, तो उधर को बेंड हो जाएगा, और उसी का ही ऑपोजिट।
और जब इसने मतलब कि अपने आप को कोलैप्स करना होता है, छोटी फॉर्म में जाना होता है, अपना माउथ खोल के बॉडी को कंट्रैक्ट करता है, पानी निकल जाता है बाहर, ये छोटे से साइज़ का हो जाता है। तो इसी की वजह से ये अपने माउथ को खोलते हैं, बंद करते हैं, अपने टेंटिकल्स को खोलते हैं और बंद करते हैं, और बॉडी में कई तरह की मूवमेंट्स हैं वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिप्स होते हैं ये नॉर्मली तो एक जगह पे अटैच रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोकोमोट कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये समर सॉल्टिंग से, यानी कि जिस तरह से कलाबाजी लगा के आगे जाते हैं, या फिर इंच वर्म की तरह से जिस तरह से सुंडी चल रही होती है इस तरह से, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइड करके मतलब कि रेंगते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनकी मूवमेंट की भी आपको वीडियोस शेयर की जाएंगी ताकि आपका ज़रा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेडूसा फार्म जो होती है ये जेट प्रोपल्शन के प्रिंसिपल पे चलती है, और इसकी बॉडी के अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जिससे इसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, और ये एक रिदम के अंदर आगे को तैरती है। उसके बाद इटैलिक्स के अंदर लिखा है कि नाइटेरियन के जो नर्व सेल्स होते हैं, ये जोलॉजिस्ट इस पे कई साल से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल किंगडम का जो सबसे पुरानी टाइप के नर्वस एलिमेंट्स हैं वो यही हैं। इन अदर वर्ड्स ये जानवरों का सबसे पहला ग्रुप था जिनके अंदर बाकायदा नर्व सेल्स बने थे। तो इस पर रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि पता चल सके कि जो नर्वस सिस्टम है ये स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका यही है, नाइडेरिया वाला, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इवॉल्व होता हुआ कम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि इंसान के ब्रेन तक पहुंच गया। अच्छा, इनके जो नर्व सेल्स होते हैं ये नर्व नेट की फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये नर्व नेट 2 डायमेंशनल होता है, मतलब कि पूरी बॉडी के ऊपर जिस तरह से एक जाली लपेटी होती है इस फॉर्म के अंदर होता है। चूँकि इनके अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसके जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब नर्वस रिस्पॉन्स होते हैं या उसके जवाब में मस्कुलर रिस्पॉन्स होते हैं, बड़े सिंपल किस्म के होते हैं। तो इसके अंदर जो नर्व इम्पल्स है, चूँकि हमारी तो नर्व इम्पल्स हमारे अंदर ब्रेन है, कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो सीधी स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से ब्रेन तक जाएगी। इनमें ना ब्रेन है ना स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए जो नर्व इम्पल्स पैदा होती है वो चारों तरफ को इक्वली फैल जाती है। तो किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग होगा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस बजाते खुद कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल यही एनिमल जिसको सी एनिमोन कहते हैं, अब इसके टेंटिकल्स को हल्का सा टच करेंगे किसी चीज़ के साथ, या अपने टेंटिकल को कंट्रैक्ट कर लेगा, उसको बंद कर लेगा, मतलब उसके अंदर से पानी के प्रेशर को कम करके उसको पीछे को खींच लेगा। लेकिन अगर इसको वही पेंसिल वगैरह ज़ोर से मारी जाए तो ये पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रैक्ट कर लेगा, अपने सारे टेंटिकल्स भी इकट्ठे बंद कर लेगा। तो ये डायग्राम के अंदर इनका नर्वस सिस्टम है, ये इसके ऊपर ये जो जाली सी बनी नज़र आ रही है इसके टेंटिकल्स के ऊपर भी है, सारी बॉडी के ऊपर भी, इवन इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ये इसका नर्व नेट है, ये जेलीफिश का नर्व नेट है, और इसके माउथ के इर्द गिर्द ये नर्व रिंग भी पाया जाता है, और ये जो हाइड्रा है ये इसका नर्व नेट है। तो चूँकि सारे नर्व्स जाल की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से इम्पल्स पैदा होगी वो इधर को इधर को इधर को हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल करेगी। तो ये डिफरेंट एनिमल्स के नर्वस सिस्टम का कंपैरिजन है। सबसे पहले हाइड्रा नाइडेरियन, इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, तो ये नर्व नेट की फॉर्म के अंदर है। उसके बाद इससे अगला ग्रुप जो बनता है टेक्निकली वो बनता है फ्लैट वर्म्स का, जिसमें प्लेनेरिया की एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे गैंग्लियन पाया जाता है जो कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का एक गुच्छा होता है, प्रिमिटिव ब्रेन इसको कहते हैं, और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तो इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। फिर इनसे थोड़ा आगे जाएँ तो फाइलम एनिलीटा आता है, इसके अंदर भी नर्व रिंग पाया जाता है, रिंग की शक्ल का होता है, इंसेक्ट्स के अंदर भी। और काइटन जो कि मोलस्का के अंदर आता है, इसमें भी प्रिमिटिव सिंपल किस्म का ब्रेन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं मोलस्का। मोलस्का की जो क्लास सेफेलोपोडा है, काइटन और ये स्क्विड दोनों ही मोलस्का के मेंबर हैं, लेकिन ये पॉलीप्लेकोफोरा है, ये सेफेलोपोडा, ये इनकी सबसे एडवांस्ड क्लास है। तो इनका ब्रेन अच्छे खासे बड़े साइज़ का होता है और कम्प्लेक्स होता है। फिर एम्फीबियंस जिनमें बाकायदा ब्रेन पाया जाता है। तो इन वर्टिब्रेट्स में सबसे जो एडवांस लेवल, मतलब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ऊपर आते हैं
इकाइनोडर्म्स, जिसके अंदर जिस तरह से जेली फिश इसकी एग्जांपल है, सॉरी स्टार फिश या सी स्टार इसको कहते हैं। तो इसके अंदर कोई बाकायदा ब्रेन नहीं होता, इसमें भी नर्व रिंग पाए जाते हैं और इनसे रेडियल नर्व्स निकलती हैं जो हर एक बाजू में एक एक जाती है। तो कॉम्प्लेक्स किस्म का जो ब्रेन है वो एक तो सिफेलोपोड्स के अंदर होता है और उसके बाद होता है वर्टिब्रेट के अंदर, यानी कि फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। जैसे जैसे आगे को जाते जाएंगे ब्रेन इनका पहले से ज़्यादा बड़ा, कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। उसके बाद आते हैं इनके सेंसरी स्ट्रक्चर। तो इनकी बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सारी बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अंदर टच को महसूस करने वाले रिसेप्टर होते हैं और केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इनको इनके फूड के बारे में बताते हैं। और डेंजरस केमिकल अगर पानी के अंदर कोई आ जाए तो ये उससे फिर बच के परे को भाग जाते हैं। तो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि इनके डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर इनके गोनेड्स के पास, मतलब ओवरीज और टेस्टिस के पास पाए जाते हैं। तो नाइडेरियन की जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बॉडी के सभी सेल्स एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। इसका फ़ायदा इनको ये होता है कि गैस एक्सचेंज के लिए और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इनको कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आती है रिप्रोडक्शन। तो नाइडेरियन डाइशियस होते हैं। एग और स्पर्म्स या तो गैस्ट्रोवेस्कुलर, कुछ स्पीशीज़ में एग और स्पर्म गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही रहते हैं और कुछ के अंदर ये उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। कुछ एग्जांपल जिसकी ऐसी हैं जिसमें एग पेरेंट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट होती है, यानी कि एग से पहले जाइगोट, फिर उसके बाद उसे लार्वा बनता है जो कई शक्लें चेंज करके एडल्ट जैसी शक्ल सूरत के अंदर आता है। तो इसमें जो लार्वा बनता है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अलग-अलग है। मेनली इनके अंदर एक सीलिया वाला बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा बनता है जिसकी शक्ल प्लेनेरिया की तरह की होती है। इस लार्वा को प्लेन्यूला लार्वा कहा जाता है और ये फिर एक सबस्ट्रेट पे जाके, मतलब कि समंदर वगैरह की बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, वहाँ पे अटैच होता है, अपनी शक्ल बदलता है और एडल्ट में चेंज हो जाता है। ये इसका पहले वाला लाइफ साइकिल दोबारा है और ये उत्तर इसका प्लेन्यूला लार्वा है। तो ये वही कि जो पॉलिफॉर्म है वहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनते हैं। मेड्यूसा वहाँ से पैदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर गोनेड्स बनते हैं। गोनेड्स के अंदर गैमीट्स, एग्स और स्पर्म्स बनते हैं और फिर वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फिर ब्लास्टूला स्टेज आती है, वो आगे जाके सेल डिवीजन से प्लेन्यूला लार्वा बनता है जो कि बॉटम पे बैठ जाता है और उसके बाद वो इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो नाइडेरिया की जो कुछ मेजर क्लासेस हैं और उसके अंदर जो एनिमल है वो क्या क्या करते हैं और कैसे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है क्लास हाइड्रोजोआ। तो छोटे साइज़ के और आमतौर पे मतलब कि कॉमनली पाए जाने वाले नाइडेरियंस होते हैं। इसकी तकरीबन सभी टाइप्स मेरीन होती हैं, लेकिन चंद एक फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। तो पूरे नाइडेरिया के अंदर से ये वाहिद ऐसी क्लास है जिसके अंदर फ्रेश वाटर वाली फार्म्स भी होती हैं, बाकी सारे मेरीन होते हैं। इनके लाइफ साइकिल के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है और कुछ के अंदर मेड्यूसा वाली स्टेज नहीं आती, मतलब कि किसी में जिस तरह आपने पढ़ा था ना प्लांट्स के अंदर कुछ में स्पोरोफाइट डोमिनेंट, कुछ में गेमिटोफाइट डोमिनेंट। सिमिलरली कुछ में मेड्यूसा वाली स्टेज डोमिनेंट है और किसी में पॉलिप वाली स्टेज डोमिनेंट है। तो वो फीचर जिसकी वजह से हाइड्रोजोआ को बाकी नाइडेरिया से अलहदा किया जाता है वो ये है कि इसके नेमेटोसिस सिर्फ एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, इसके गैमीट्स भी एपिडर्मिस के अंदर बनते हैं और फिर बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और तीसरा, इसके मिजोग्लिया के अंदर वही अमीबा लाइक सेल्स जिनको मिजनकाइम सेल्स कहते हैं वो नहीं पाए जाते। क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं।
तो मोस्टली जो हाइड्रोजोआ इनके पॉलिप कॉलोनियल होते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉलिप्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो कॉलोनियल पॉलिप के अंदर डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स इकट्ठे रहते हैं जिनको ज़ूआइड कहा जाता है। ज़ूआइड मतलब एनिमल लाइक, एनिमल की तरह का। इनमें से कुछ फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ डिफेंस के लिए, और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाने के लिए। ओबिलिया जो कि एक आम तौर पे में पाया जाने वाला नाइडेरियन है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर प्लेन्यूला लार्वा पॉलिप के अंदर चेंज हो जाता है जो इसकी फीडिंग स्टेज होती है। फीडिंग स्टेज को गैस्ट्रोजोइड कहा जाता है, गैस्ट्रो डाइजेशन से है, और जोइड एनिमल लाइक। इस पर टेंटिकल्स होते हैं, पानी के अंदर से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाता है। इसका जो स्केल्टन होता है प्रोटीन और काइटन का बना होता है, उसको पेरिसार्क कहा जाता है, जो कि इसकी बॉडी की मतलब जो टेंटिकल्स से होते हैं उनको ऊपर से कवर करके रखता है। ये टेबल हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया। तो इसकी बात हो रही है, ये जो ब्लू से कलर की ऊपर कवरिंग नज़र आ रही ना, ये पेरिसार्क के अंदर ये जो पिंक सा है ये एक्चुअल एनिमल है। तो ये इसकी पॉलिप फॉर्म है, और इसके अंदर गैस्ट्रोजोइड भी हैं और इसके अंदर गोनोजोइड भी। गैस्ट्रोजोइड फीडिंग से रिलेटेड फॉर्म होती है, और गोनोजोइड गोनेड्स यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फॉर्म। तो इसके अंदर बडिंग के थ्रू एक एक करके मेड्यूसा बनते हैं। इस तरह से बाउल नहीं एक दूसरे के अंदर रखे होते, उस तरह से जो एक एक करके लैदा हो जाते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। ये इसकी मेड्यूसा फॉर्म है। इसके अंदर गोनेड्स, ओवरीज और टेस्टिस बनते हैं, जिसके अंदर बनते हैं गैमीट्स यानी कि एग्स और स्पर्म्स। ये आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनता है, फिर ब्लास्टूला स्टेज आती है, उससे एक फ्री स्विमिंग बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा बनता है जिसको प्लेन्यूला लार्वा कहा जाता है। बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, इसमें सेल डिवीज़न होती है, और यहाँ से ही ये पॉलिप फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें एक एनिमल अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर दो शक्लों में आता है, एक पॉलिप वाली फॉर्म, एक मेड्यूसा वाली फॉर्म, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और एक और इस फिनोमिना को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर एक टर्म होती है जो इनके लिए और बड़े एनिमल्स के लिए अलग-अलग होती है। उसमें ये होता है कि बड़े एनिमल्स के अंदर जिस तरह से पीकॉक है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है, क्योंकि वो शक्ल सूरत कलर में एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके केस के अंदर ये होता है कि इनकी जो एक लाइफ साइकिल के अंदर दोनों फॉर्म्स आती हैं, एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, ये एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होती हैं। इस तरह से ये और ये एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। तो बाकी ये सारा डिस्कस हो गया। हाँ, उसके बाद आता है गोनियोनिमस। हाइड्रोजोआ का ही मेंबर है। इसके अंदर जो मेड्यूसा वाली स्टेज है यानी कि जेलीफिश वाली स्टेज, वो डोमिनेंट होती है। कम गहरे मेरीन वाटर के अंदर पाया जाता है, और इसके टेंटिकल्स के ऊपर चिपकने वाले पैड्स बने होते हैं जिससे ये समंदर में मौजूद पौधों के साथ अपने आप को चिपका लेता है। तो इसकी बायोलॉजी यानी कि इसका हैबिटेट और बाकी सारा कुछ बाकी हाइड्रोजोन मेंबर्स के साथ ही मिलता है। इसके मेड्यूसा फॉर्म यानी कि जेलीफिश वाली फॉर्म होती है, यहाँ से ये इसकी बेल अंदर को मुड़ी होती है, इसको वेलम कहा जाता है। नीचे इसके टेंटिकल्स वगैरह हैं। तो ये जो वेलम वाला करेक्टर है, ये हाइड्रोजोआ के अंदर जो मेड्यूसा फॉर्म उसके अंदर तो पाया जाता है, लेकिन नाइडेरिया की बाकी क्लासेस के अंदर जो मेड्यूसा फॉर्म है उसके अंदर एब्सेंट होता है। इस करके ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वेलम का काम ये होता है कि पानी को इकट्ठा करके नीचे से एक छोटी ओपनिंग जिसको जेट प्रोपल्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसके थ्रू बाहर भेजता है। तो इसके माउथ के साथ एक ट्यूब सी लगी होती है, उस ट्यूब को मैनोब्रियम कहा जाता है, जो कि मेड्यूसा की ओरल सरफेस यानी कि जो उसकी नीचे वाली सरफेस बनेगी, ये इसकी ओरल सरफेस है। तो वहाँ पे ओपन होता है। तो इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है 4 रेडियल कैनाल्स के अंदर डिवाइडेड होती है।
इसका अंदर एक और रिंग कैनाल भी होती है जिसका काम ये होता है कि रेडियल कैनाल को मेड्यूसा के किनारों के साथ कनेक्ट करे। तो ये चार जो एक दो तीन और ये चौथा पीछे को है, ये रेडियल कैनाल्स हैं। और ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वाइट कलर का थोड़ा थिक बना हुआ, ये इसकी रिंग कैनाल है जो इन चारों कैनाल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक ये इसकी कार्टून डायग्राम है जिसके अंदर इसकी रेडियल कैनाल्स और इसकी रिंग कैनाल, ये रिंग कैनाल है और ये जो बनी हुई है ये वाली, ये इसकी रेडियल कैनाल्स हैं। एक दो तीन चार, और ये दरमियान वाली ट्यूब है मेनूब्रियम है, ट्यूब लाइक ओपनिंग जिसके नीचे इसका माउथ होता है। इसकी बेल किनारों से अंदर को मुड़ी होती है, इसको वेलम कहा जाता है। ये सिर्फ हाइड्रोजोआ के अंदर प्रेजेंट है, बाकी नहीं। और इसके टेंटिकल्स के ऊपर, मतलब टेंटिकल को जूम करके बड़ा करके देखें तो इसके ऊपर ये चिपकने वाले एडहेसिव पैड्स भी होते हैं। नर्व नेट के अलावा गोनियोनीमस के अंदर नर्व सेल्स रिंग की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ये जो इसका नर्व रिंग होता है वो भी इस रीजन के अंदर, इस सर्कल के अंदर पाया जाता है। तो नर्व रिंग का काम ये है कि इसकी स्विमिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके किनारों के पास पास मेसोग्लिया के अंदर इसके सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। तो स्टेटोसिस्ट एक तरह से इसका जायरोस्कोप होता है जो कि जेलीफिश को बताता है कि इसकी सीधी साइड कौन सी है, और अगर पानी के बहाव किसी लहर की वजह से जेलीफिश पानी में पलट के उल्टी हो जाती है तो वो खुद ब खुद बाद में सीधी भी हो जाती है। तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके दरमियान में एक छोटा सा स्टोन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो इसको समझें कि जिस तरह मोबाइल के अंदर होता है ना एक जायरोस्कोप, जिधर को मोबाइल को टिल्ट करें स्क्रीन अंदर को हो जाती है, तो उस तरह से एक्ट करता है और इसको सीधा रखता है। उसके बाद है गोनियोनीमस के अंदर रिप्रोडक्शन। तो इसके गोनेड्स यानी कि ओवरीज और टेस्टिस इसकी ओरल सरफेस पे माउथ के आसपास ही पाए जाते हैं। ये भी डाइशियस होता है यानी कि एक ही एनिमल के अंदर मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, और इसके गैमीट्स सीधे सी वाटर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। तो कीमोटेक्सिस से इसके स्पर्म्स एग्स की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, और ब्लास्टूला स्टेज, फिर उसके बाद लार्वल स्टेज जिसको प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। तो प्लेन्यूला सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाता है और उस पॉलिप के अंदर चेंज हो जाता है। उस वक्त इसकी जो लेंथ होती है 5 मिलीमीटर यानी कि हाफ सेंटीमीटर होती है। फिर ये साइज़ इसका बड़ा हो जाता है, इसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है और इससे नए पॉलिप्स बनते हैं। फिर एक स्पेसिफिक साइज़ का जब ये हो जाए तो फिर इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनते हैं, यानी कि जो गोनियोनीमस की दूसरी फॉर्म है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है हाइड्रा की, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला बड़ा कॉमन एनिमल है। सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल की एग्जांपल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो साफ़ पानी की नदियाँ तालाब वगैरह हैं उनके अंदर जो पौधे वगैरह हैं उनके साथ ये चिपका हुआ मिलता है। तो हाइड्रा के लाइफ साइकिल के अंदर मेड्यूसा वाली स्टेज यानी कि वो जो जेलीफिश लाइक फॉर्म होती है वो नहीं आती। ये सारी ज़िंदगी पॉलिप फॉर्म के अंदर ही रहता है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह की होती है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर जो टेस्टिस बनते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर बनते हैं और माइटोसिस से बनते हैं, और इसके जो एपिडर्मस के सेल्स होते हैं वही इसके रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर जाकर इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो उस वक्त इन एपिडर्मल सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, और फिर उनके अंदर मियोसिस से स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्म इसकी बॉडी के अंदर मौजूद एक टेम्परी ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं। ओवरीज भी इसकी इंटरस्टिशियल सेल से ही बनती हैं, और हर ओवरी के अंदर एक बड़े वाला एग सेल बनता है। तो एग फॉर्मेशन के दौरान हर एग के अंदर योक यानी कि उसकी जो रिज़र्व फूड होती है वो स्टोर कर दी जाती है। तो जैसे ही ओवरी के सेल्स टूटते हैं एक बारीक सी मतलब कि अटैचमेंट होती है जो कि एग को बॉडी वॉल के साथ चिपका के रखती है। फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज इसकी बॉडी के अंदर ही कंप्लीट होती हैं, और फिर जो एग्स होते हैं उनके बाहर काइटन का बना हुआ एक रेजिस्टेंट शेल बन जाता है। फिर ये शेल समेत एग पेरेंट से अलहदा हो जाता है। ओवर विंटर यानी कि सर्दियों का पूरा सीज़न ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर पड़ा रहता है, और उसके बाद जब स्प्रिंग सीज़न मौसम बहार आता है तो उस वक्त ये हैच होता है और ये एक
नए इंडिविजुअल के अंदर यानी कि नए हाइड्रा के अंदर चेंज हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि हाइड्रा को ये वाला काम लेबोरियस, एनर्जी कंज्यूमिंग और इसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते हैं। मोस्टली जो हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बडिंग के प्रोसेस से ही करता है, वो इसको आसान पड़ता है और कम टाइम के अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी को कायम रखने के लिए ये कुछ जनरेशन्स के बाद एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूर करता है ताकि मियोसिस हो और जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो। तो बड़े साइज़ के जो हाइड्रोज़ोआ होते हैं ये समंदर में पाए जाते हैं और ऑर्डर साइफोनोफोरा के अंदर आते हैं। तो ये कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर कई तरह के जो पॉलिप्स और मेड्यूसा इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। कुछ इसके अंदर पॉलिप्स होते हैं, उनको डेक्टेलोजोइड कहते हैं। उनके अंदर एक सिंगल और लंबा लंबा कितना 9 मीटर तक लंबा टेंटिकल होता है जिसके ऊपर निडोसाइड्स होते हैं जिससे ये शिकार पकड़ते हैं। उसके बाद पॉलिप्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। कई मेड्यूसा लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं या सैग फ्लोटिंग, ऑयल फ्लोटिंग और डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। सैग फ्लोट या ऑयल फ्लोट आपने देखे थे फाइसेलिया के अंदर। फाइसेलिया का ऊपर वाला हिस्सा जिसको फ्लोट कहते हैं बैलून लाइक होता है और उसमें हवा भरी होती है जिससे पानी से ऊपर रहता है और पानी पे बहता रहता है। ऑयल फ्लोट केस के अंदर इसी तरह का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसके अंदर हवा नहीं, उसके अंदर ऑयल होता है जिससे एनिमल पानी में डूबता नहीं, पानी के ऊपर ही रहता है। और डिफेंसिव स्ट्रक्चर इसके जिनके ऊपर नेमेटोसिस्ट होते हैं और गोनेड्स जिसके अंदर ओवरीज और टेस्टिस होते हैं। इसके अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल है वो ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ी भी है और लिखी भी है जिसको फाइसेलिया फाइसेलिस कहा जाता है। कॉमनली इसको पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार यानी कि पुर्तगाली जंगी जहाज़, पानी वाला जंगी जहाज़ जो शिप होता है वो। तो ये भी साइफोनोफोरा के अंदर आता है, बड़े साइज़ का एनिमल है और कॉलोनियल है। तो बज़ाते ख़ुद ये तैर नहीं सकता, जिधर इसको पानी या हवा के साथ इसको जिधर भी वो ले जाए वो वैसे ही साथ बह के चला जाता है। मतलब कि स्विम नहीं करता, फ्लोट करता है। तो जो फाइसेलिया होता है बेसिकली ये एक सिंगल एनिमल नहीं, ये कॉलोनियल एनिमल होता है जिसके अंदर 4 से 5 तरह के ज़ोआइड पाए जाते हैं। इसमें डेक्टाइलोज़ोआइड भी होते हैं, इसमें फीडिंग वाले, डाइजेशन वाले और इसको जो फ्लोटिंग के लिए ऊपर इसका सैक फ्लोट या गैस फ्लोट वाला हिस्सा होता है वो। इसके गोनेड्स के सारे अलग-अलग तरह के एनिमल्स होते हैं जो इकट्ठे मिलके एक बड़ा एनिमल बनाते हैं जिसको फाइसेलिया कहते हैं। तो इसके जो डेक्टाइलोज़ोइड के ऊपर नेमेटोसिस्ट या निडोसाइट्स होते हैं, ये छोटे साइज़ के वर्टिब्रेट मतलब कि छोटी मोटी जो फ़िश होती है उनके लिए लीथल होते हैं। फ़िश तो इसके साथ लगते ही फ़ौरन मर जाती है और अगर इंसान इनके साथ टच हो जाए तो इंसान भी अस्पताल पहुंच जाता है और अगर ज़रा ज़्यादा टच हो जाए तो फिर अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाता है।